हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक परपेचुइटी। ठीक है। तो इसमें बहुत बेसिक सी चीजें हैं। इसमें आपसे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, हमारी परपेचुइटी दो टाइप की होती है, वो भी बता देता हूँ। पहले परपेचुइटी क्या होता है उस पर आते हैं। परपेचुइटी इज ए नेवर एंडिंग एन्युटी। अब नेवर एंडिंग एन्युटी का मतलब क्या हो जाता है? ऐसी एन्युटी दैट गोज ऑन फॉर एवर। अब इसका मतलब जब तक वो एसेट हमारे पास है तब तक परपेचुइटी रहेगी, तब तक उससे पैसा हमको आता रहेगा। ठीक है। तो इसी में आगे देखते हैं अपने को क्या बोले। परपेचुइटी इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इन विच पीरियोडिक पेमेंट्स कंटिन्यू फॉर, यही उसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। अब इसमें दो टाइप के, जैसे एन्युटी में हमने बात किया था ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता था, अपन जो पेमेंट है वो एंड में कर रहे होते थे ईयर के। ठीक है। एन्युटी ड्यू में क्या होता था, पेमेंट वाज डन एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अब अपने पास परपेचुइटी में भी पेमेंट क्या होगा, एक बार पेमेंट डन एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड, एट द एंड ऑफ पेमेंट पीरियड, और एक बार क्या होगा आपके पास, पेमेंट डन एट द बिगिनिंग ऑफ द पेमेंट पीरियड। ठीक है। तो इन दोनों केसेस में प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है। तो वो दोनों तरीके अलग हैं, तो उसके फॉर्मूले देखने हमको, तो उसको लिखते कैसे अपन। अगर मेरे से कोई बात करे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई बात करे मेरे से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी पेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। ठीक है। पेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, तो क्या करते हैं, सारी प्रेजेंट वैल्यूज को उठा के ऐड कर दिया जाता है। ये देखो, ये लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू, फिर ये सेकंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू, फिर ये थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू। फिर इसमें जीपी का फॉर्मूला यूज करके, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपने फुल कोर्स के वीडियो में, तो वहां पे अपन फॉर्मूला क्या निकल के आता है अपन का, P इज इक्वल टू R बाय I। So what is the present value of the perpetuity when payment is done at the end of each payment period? That is P is equal to R by I. ठीक है। The present value of R payable at the end of each payment period when money is worth I per period is R by I. इसका मतलब जो R है वो क्या है, अपने पीरियोडिक पेमेंट्स है, उन पीरियोडिक पेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम P बोलते हैं। सो P is denoted by P is equal to R by I. I is the rate of interest। ठीक है। तो इधर पे और देख लेते हैं। Thus R is the cash equivalent of an unlimited number of periodic payments. Why unlimited? Because this is the case of perpetuity that goes on forever. Perpetuity के एग्जाम्पल जैसे अपन को देखने हो तो वो कौन सा होता है, जैसे आपके पास एक हाउस है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो जब तक वो हाउस अब आपके पास है तो आपको उसका रेंट आता रहेगा जब तक वो हाउस रेंट पे, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द परपेचुइटी क्रिएटेड फॉर एवर अंटिल दैट एसेट इज विथ यू। ठीक है। तो अपन देखते हैं और आगे इसमें कैसी कैसी चीजें बनती है, और क्या है, पेमेंट डन एट द बिगिनिंग ऑफ पेमेंट पीरियड। ठीक है। पेमेंट डन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, सो दैट इज गिवन बाय P is equal to R plus R by I. R is again the periodic payment and P is the present value for that। ठीक है। तो यहाँ पे आता कैसे अपना, ये फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू इस बार R इंटू वन प्लस आई की पावर माइनस वन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं उसकी पीरियोडिक पेमेंट जो है, फर्स्ट ईयर की पीरियोडिक पेमेंट जो है वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पे ही कर रहा हूं, तो आज की वैल्यू R की क्या होगी, R होगी। तो ऐसे करके ये सेकेंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू, ये थर्ड ईयर की, इन सबको वैसे ही जीपी का फॉर्मूला लगा के हमने ऐड कर दिया है, और जो फाइनल आंसर आता है हमारा वो आता है P is equal to R plus R by I। तो अभी तक दो चीजें सीखी, प्रेजेंट वैल्यू when the payment is done at the end of payment period, तो वो क्या हो जाता है, P is equal to R by I। present value of the perpetuity when the payment is done at the beginning of payment period, that is given by P is equal to R plus R by I। और क्या है यहाँ पे तीसरा केस, ग्रोइंग परपेचुइटी। ये तीसरा केस क्या है, ग्रोइंग परपेचुइटी, मतलब जो वो परपेचुइटी का अमाउंट है वो भी क्या होता रहे, तुम्हारा ग्रो करता रहे कुछ रेट से, वो परपेचुइटी भी ग्रो करती रहे कुछ रेट से, तो दैट इज गिवन बाय P is equal to R by I minus G। G is the growth rate, I is the rate of interest and R is your periodic payment। ठीक है क्या? तो इसी में आगे देखते हैं अपन किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे होते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ 5000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर।
if money is worth 5% compounded annually. इसका मतलब rate of interest 5 upon 100. Find the present value of perpetuity of 5,000 payable at the end of each year. At the end of each year, formula for present value will be equal to P is equal to R by I. R is equal to 5,000. It is given in the question. And I is also given. So what will be the present value? That will be 5,000 divided by 5 upon 100. That's it. So just cancel out this. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1000 into 100. 1000 into 100. This will be equal to 1 lakh. ठीक है, मीन्स आज मुझे 1 लाख रुपीस की जरूरत है अगर मुझे 5,000 रुपए की परपेचुइटी को क्रिएट करना है. ठीक है क्या? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एट 6% कन्वर्टेड क्वार्टरली फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ 4,500. आर की वैल्यू दे दी 4,500. फिर से प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोली है और बोला क्या है, द मनी इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. तो कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू R बाय M. R is 6 by 100 and what is the value of M? As we are doing quarterly compounding, so the value of M will be 4 because 4 times in a year will be done. Compounding will be done. So this will be 1.5 which can be written as 0.01. ठीक है, तो ये आ गया आपका I. तो अब प्रेजेंट वैल्यू क्या बोला है इधर पे, पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. सो दिस अगेन विल बी P इज इक्वल टू R बाय I which is just 4,500 divided by your I. I is 0.015 और 1.5 divided by 100. That's it. तो यहाँ पे आपको सॉल्व कर देना है इसको. ठीक है, यहाँ पे अगर डेसिमल हटाता हूं तो ऊपर क्या आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे आपके, और ये 15 से कितना टाइम्स हो जाएगा, 15 300. That's it. So this is again equal to 300,000. So this is 3 लाख. मतलब मुझे 3 लाख रुपए चाहिए अगर मुझे ऐसी परपेचुइटी क्रिएट करनी है जिसमें 4,500 रुपीज मेरे को हर क्वार्टर के एंड में मिलता रहे और 6% उस पे कंपाउंडिंग चलती रहे. सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर दैट. बस ऐसे ही बहुत सिंपल सिंपल चीजें इसमें. आओ देखते हैं. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ, फटाक से इसमें लिख दो 3120. एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर प्रेजेंट वैल्यू विल बी R प्लस R बाय I. Money is worth 6% effective. I is equal to present payable at the 6% effective means 6 by 100. So what will be the present value? Present value will be 3120 plus 3120 divided by 6 upon 100. Divided by 6 upon 100. बस इसको सॉल्व करना है. 6 5 30 2 is 12, 0. So 3120 plus 52000. So 52,000 plus 3,120. Your answer will be 55,120 rupees. That's it. तो बस इतना ही करना है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, तो एक और बार अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. ये कौन से क्वेश्चन हो गए. When payment was done at the end, so that was given by P is equal to R by I, and when the payment is done at the beginning, that is given by P is equal to R plus R by I, and the next, that is the growing perpetuity. So Arushi purchased a number of stocks in the Reliance. At the end of first year, she received the payment of 6,000. भाई साहब 6,000 रुपए मिली, which grows at the rate of 4%. मीन्स ग्रोथ रेट का परसेंट क्या दिया हुआ है, जी की वैल्यू क्या दी हुई है 4/100. And it continues forever. It means this is a perpetuity. This is the case of perpetuity. If the discount rate is 10%, discount rate or interest rate that is given by 10 by 100, that is I. Find the present value of Arushi's investment. That will be given by P is equal to R by I minus G. That's it. So what is I minus G? So this will be 6,000 upon I that is 10 by 100 minus 4 by 100. So this will be 6,000 by 6 by 100. So this is 1,000
multiplied by 100. So 1000 multiplied by 100 is 1 lakh. So the present value of the investment is 1 lakh. That's it. इतना ही करना है बस इसमें, ठीक है. Perpetuity is also growing and the growth rate of perpetuity is also given. So what will be the perpetuity? P is equal to R by I minus G. Then we come to the next part, that is nominal rate of return. The nominal rate of return is the total rate of return of an investment before adjusting for any deduction in premium such as investment fees, taxes, inflation, etc. नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, आप कॉमर्स वाले थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गई. ये कौन सा रेट ऑफ रिटर्न रहता है? ये टोटल रिटर्न है बिफोर एडजस्टिंग द ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न. नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन बाय NROR. We say that this is NROR. NROR is given by current market value of the investment. मतलब हमने कुछ इन्वेस्ट किया था, उसकी आज की वैल्यू क्या हो गई, आज वो कितना ग्रो कर गया, दैट इज गिवन बाय करंट मार्केट वैल्यू माइनस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने पैसा कितना लगाया था, अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टेड वैल्यू इनटू 100. ठीक है, बस इतना सा करना है इसमें. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन, क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे आते हैं. तो एक बार आप इसको रीड कर लेना, कुछ नहीं समझ में है तो पूछ लेना. लेकिन NROR अगर कैलकुलेट करने आएगा तो आपको किससे मतलब है? बस करंट मार्केट वैल्यू, ओरिजिनल इन्वेस्टेड वैल्यू, बस उसको CMV माइनस OIV बाय OIV इनटू 100. दैट्स इट. Ronak made an investment of 2,25,000 in a no fee fund for 1 year. At the end of the year, the value of the investment increases. मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब करंट मार्केट वैल्यू क्या हो गई? करंट मार्केट वैल्यू 2,50,000. What was the original invested value? Original invested value was 2,25,000. Find the nominal rate of return. What will be the nominal rate of return? NROR will be equal to CMV minus OIV by OIV into 100. So what is CMV? CMV is 2,50,000 minus 2,25,000 divided by 2,25,000 into 100. So this is just 25,000 divided by 2,25,000 into 100. 25 9 times is 225. So this is just 100 by 9. So this is 100 by 9%. ठीक है, तो बस इतना ही करना है. What is the nominal rate of return? 100 by 9. You can solve it like this. You know that this will be 1 time and then 9, 1 will remain, 11.11 will come. So what will be the nominal rate of return? In terms of decimal, that will be 11.11%. That's it. So this is how we solve nominal rate of return. ठीक है, तो ऐसे ही हमको आगे भी चीजें मिलेंगी नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में. जैसे इसमें देखो एक और क्वेश्चन है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का. मिस्टर एक्स परचेजेस 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट कॉस्ट 250 ईच. कितने शेयर्स खरीदे? 100 शेयर खरीदे. ठीक है, कितने प्राइस पे खरीदे? 250 पे. लेकिन 250 इज ओरिजिनल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 1 शेयर और हमने खरीदे कितने? 100. तो व्हाट विल बी द एक्चुअल ओरिजिनल इन्वेस्टेड वैल्यू? दैट विल बी 250 into 100. तो ये कितना हो जाएगा? 25,000. ये कितना हो जाएगा? 25,000 was his original invested value. और करंट मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? उन्होंने बोला 300 रुपए एक शेयर की करंट प्राइस है, तो 100 शेयर की कितनी हो जाएगी? 30,000. तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ गया? CMV और OIV भी कैलकुलेट करना पड़ गया. ठीक है, assuming that there no trading cost and no dividends, find the nominal rate of return on investment. बताओ भाई कितना इजी है ये तो. NROR क्या हो जाएगा? NROR will be equal to CMV minus OIV by OIV into 100. खत्म. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस 25,000 अपॉन 25,000 इंटू 100. तो यहाँ पे ऊपर बचेगा कितना? 5,000. 5,000 divided by 25,000 into 100. ठीक है, तो this will be
5 टाइम्स और इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 20। सो NROR कैलकुलेटेड इज 20%। 20% का नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न उसको मिला है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको सीएम भी देखना पड़ेगा, आपको ओआई भी देखना पड़ेगा, आप नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लोगे। इसके पहले हमने क्या देखा, परपेचुइटी। परपेचुइटी में क्या थे, दो केसेस थे। कैसे, व्हेन पेमेंट वाज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द पेमेंट पीरियड, तो उधर पे क्या हो जाता था, P इज इक्वल टू R प्लस R बाय आई, एंड व्हेन द पेमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड, तो वहां पे प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाती थी, P इज इक्वल टू R बाय आई। और जब परपेचुइटी भी ग्रो करने लगे तो ग्रोइंग परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, P इज इक्वल टू R बाय आई माइनस जी। उसमें भी मैंने क्वेश्चंस करा दिए और क्वेश्चंस आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो बुक में। ठीक है, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। क्या होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, आप देखते होंगे सारी कंपनीज जो हैं हर साल कुछ कुछ ग्रो करती हैं, कुछ परसेंटेज से ग्रो करती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 साल में आपने कितना ग्रो किया, तो आप हर साल का अलग अलग मुझे थोड़ी बताते रहोगे। आप क्या करोगे, मुझे एक एवरेज ग्रोथ रेट बता दोगे। उसी एवरेज ग्रोथ रेट का नाम है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। वो कैसे निकालते हैं, मान लो अगर मैंने कभी वी नॉट अमाउंट को इन्वेस्ट किया, तो n ईयर्स के बाद इस वी नॉट अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vn विल बी इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस आई की पावर n। ये समझ में आता है मुझे। तो अब ये ग्रोथ रेट कितना है, इसको निकालने के लिए ये पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है। तो ग्रोथ रेट की अगर अपन बात करें तो वो हो जाता है आई इज इक्वल टू, पूरा अगर ग्रोथ रेट निकालने जाओगे तो वो होता है ईवी बाय बीवी की पावर 1 बाय एन माइनस 1। अब EV इज एंडिंग वैल्यू एंड BE इज बिगनिंग वैल्यू। यहाँ पे बेटा एंडिंग वैल्यू क्या है आपकी Vn, बिगनिंग वैल्यू क्या है आपका V नॉट। तो यहाँ पे अगर I की वैल्यू बोलेंगे तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे I की वैल्यू निकालोगे Vn अपॉन V नॉट। कैसे निकाल दोगे, Vn अपॉन V नॉट। ऐसे ही हमारे आगे भी एग्जाम्पल्स है जिनमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। जैसे हम बात करते हैं, अगर ये वाले एग्जाम्पल को लेते हैं तो इसमें देखो क्या किया हुआ है, 2015 से 16 तक 4,000 रुपए की ग्रोथ हुई है। तो बेटा 2015 से लेकर 16 तक की अगर मैं बात करूं तो आपके कितने ग्रोथ है, आप बोलोगे भैया 4,000 रुपए की ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ परसेंट कितना है, 4,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टेड वैल्यू 10,000। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 100 करोगे तो दिस इज 40%। तो 2015-16 में कितने की ग्रोथ है, 40%। वैसे ही आप देखोगे 16-17, अब 16-17 में कितने रुपए की ग्रोथ हुई है, 700 रुपए की, लेकिन कितने परसेंट की ग्रोथ है, नेट ग्रोथ अपॉन इनिशियल कितना था 2016 में, 14,000, इनटू क्या कर दोगे 100। तो ये कौन सा है, 2016 से लेकर 2017 का ग्रोथ रेट है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 2020 गए, यहां से ये गया, ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, तो दिस इज 5%। तो 2016 से 2017 में कितने की ग्रोथ हो गया, 5%। लेकिन 2017 से अगर 18 की बात करूं, 2017 से 2018 की बात करूं बेटा, तो कितना हो जाएगा, कितने का ग्रोथ हुआ है यहाँ पे आप देखोगे 22,050 माइनस 14,700 डिवाइडेड बाय 14,700 इनटू कर दोगे 100, तो ये क्या दे देगा आपको, ग्रोथ रेट दे देगा। ये क्या दे देगा आपको, ग्रोथ रेट दे देगा। लेकिन ये है कितना, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 7,350 रुपए की ग्रोथ हुई है, 7,350 रुपए की आपकी ग्रोथ जो है हुई है, अपॉन 14,700 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा 50%। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारी ग्रोथ रेट कितनी हुई है 50%। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हम बोलेंगे 2015 से 2016 में हमारा ग्रोथ परसेंट है 40%। लेकिन बेटा 2016 से 2017 में, 2016 से 2017 में हमारा ग्रोथ रेट क्या है, 5% आया यार। और 2017 से 2018 में हमारा ग्रोथ रेट कितना आता है, 2017 से 2018 में हमारा ग्रोथ रेट आता है 50%। तो अगर अब कोई तुमको बोले कि ये 2015 से 2018 तक साल कितने हुए, 3 साल, 3 साल में आपकी एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है, तो आप उसको क्या बोलोगे, वो भैया हम CAGR से आपको कैलकुलेट करके बता देंगे। किससे बता देंगे, CAGR से बता देंगे, क्योंकि ग्रोथ परसेंट पूछ रहा है, मैं कैसे बता दूं कि किसी ईयर में कुछ ग्रोथ परसेंट है, किसी ईयर में कुछ ग्रोथ परसेंट है। तो मैं उसको बोलता हूं कि आप तो मुझसे CAGR ले लो सीधे सीधे,
तो CAGR विल बी EV अपॉन BV की पावर 1/n-1। तो बेटा जब EV क्या है आपका 22050 एंडिंग वैल्यू, बिगनिंग वैल्यू कितना है आपका 10,000, और ऐसा हो कितने साल के लिए है 3 साल के लिए हो रहा है। इसको क्या कर दोगे -1, इसको क्या कर दोगे बेटा -1, इसको सॉल्व कर लोगे और इसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा इधर पे 1 0 से 1 0 गया और 1 2 3 मतलब 2.205 का क्यूब रूट ये आपको दे देंगे। तो अगर इसका क्यूब रूट ये आपको दे देंगे तो ये क्यूब रूट कितना आ जाता है आपका 1.3016 -1। तो बेटा इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.3016, जिसको क्या कर दोगे आप इनटू 100, क्योंकि डेसिमल में अपन को परसेंटेजेस में आंसर देना है तो कितना हो जाएगा 30.16%। 30.16% मतलब आपका ग्रोथ रेट कितना है पूरे 3 साल में 30.16%। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कुछ नहीं, बस एक एवरेज ग्रोथ रेट है आपके सारे ईयर्स का। ठीक है, तो 3 साल में कितना ग्रोथ रेट हो गया 30.16 का ग्रोथ रेट। ठीक है क्या, तो CAGR इसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन में जब भी दिया होगा कि एंड में मेरा ग्रोथ इतना हो गया तो आप एंडिंग वैल्यू और बिगनिंग में आपने अमाउंट जितना इन्वेस्ट किया था उसको डिवाइड करोगे, उसकी पावर 1/n कर दोगे। n क्या हो जाता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स और -1 कर दोगे। लास्ट में जो आंसर दोगे वो कैसे दोगे इनटू 100 करके आंसर दे दोगे। ठीक है, तो इधर पे आपका आंसर क्या आता है 30.16%। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इधर पे आगे बढ़ते हैं अपन, चलते हैं किसकी तरफ डेप्रिसिएशन। ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने अकाउंट्स में पढ़ा भी होगा, काफी बार आपको एक्सप्लेन किया भी गया है। जब भी किसी एसेट की मॉनेटरी वैल्यू कम होने लगती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो रही है डिप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, अब उधर पे क्या टर्म काम आती है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मतलब उसका लाइफ कितना चला है, उस एसेट का लाइफ कितना चला है। अब मतलब कोई एसेट डेड थोड़ी हो जाता है, क्या बोलते हैं जब उसका हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ज्यादा आने लगे रेवेन्यू से, तो हम क्या बोलते हैं एक एसेट की यूजफुल लाइफ जो है वो खत्म हो गई। एक एसेट की यूजफुल लाइफ जो है वो खत्म हो गई। तो एसेट की यूजफुल लाइफ के बाद जब हम उसको बेचते हैं, जब वो क्या हो चुका है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा लगने लगा उसके रेवेन्यू से, तो हम बोलते हैं एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी है, फिर हम उसको स्क्रैप में बेचते हैं। स्क्रैप में बेचते हैं, भंगार में बेचने को बोलते हैं कई बार लोग इसको, तो क्या बोलते हैं स्क्रैप में बेचना। क्या हो जाता है स्क्रैप वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत मिनिमल होती है किसी भी मशीनरी की जो हमको मिलनी ही मिलनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है द वैल्यू ऑफ द डिप्रिशिएबल एसेट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड इट्स स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। टोटल डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एन एसेट एंड द स्क्रैप वैल्यू इज द टोटल डिप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। इसका मतलब कुछ तो उसकी वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी, मान लेता हूं उसकी जो वैल्यू थी वो थी C, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या था C, और स्क्रैप वैल्यू क्या था S। तो C माइनस S क्या हो जाएगा उसका टोटल डिप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन हमको क्या बोला है इसने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। तो अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या लगता है लीनियर डिप्रिसिएशन मेथड। क्या लगता है हमको लीनियर डिप्रिसिएशन मेथड। उधर से हम क्या निकालते हैं एनुअल डिप्रिसिएशन। अब एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं देखते पहले, उसके पहले कुछ टर्म्स सीख लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट को डिनोट करते हैं C से, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट को डिनोट करते हैं S से, टोटल डिप्रिसिएशन को अपन लिखते हैं W, और बेटा एनुअल डिप्रिसिएशन को लिखते हैं अपन कैपिटल D, और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज रिटन बाय N। तो अब अपन सीखते हैं कि टोटल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो टोटल डिप्रिसिएशन क्या होता है बेटा C माइनस S, ये होता है टोटल डिप्रिसिएशन। ये अब होता है n ईयर्स के लिए, तो एक साल में कितना डिप्रिसिएशन हो जाएगा उसी को हम बोलते हैं एनुअल डिप्रिसिएशन। एंड एनुअल डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग लीनियर डिप्रिसिएशन मेथड। द फॉर्मूला इज गिवन बाय D is equal to total depreciation divided by the number of years it has the useful, which can also be written as C minus S is written as W. What is W? We said that W represents the total depreciation. So this is W by N. So D is equal to C minus S by N. ये क्या देता है मुझे एनुअल डिप्रिसिएशन। ये क्या देता है मेरे को एनुअल डिप्रिसिएशन। तो कोई भी एनुअल डिप्रिसिएशन पूछेगा तो उसको बता दोगे C minus S by N. What is C? Original cost of the asset. What is S? Scrap value of the asset. N is the useful life. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी
कि डिप्रिसिएशन रेट कैसे कैलकुलेट करें। डिप्रिसिएशन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन रेट से। तो स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यूज ऑफ द एसेट। इसका मतलब कॉस्ट माइनस क्या कर देते हैं, हम स्क्रैप कर देते हैं। ठीक है, तो एनुअल डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लेते हो डी से, और नीचे क्या कर देते हो, सी माइनस एस। तो ये क्या दे देता है आपको, डेप्थ का रेट दे देता है, डेप्थ परसेंट दे देता है। डेप्थ परसेंट इज गिवन बाय डी बाय सी माइनस एस करके आप आंसर दे देते हो। ठीक है, तो इसी पे हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे, डेप्थ क्या होता है बेटा, टोटल डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, सी माइनस एस। एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, सी माइनस एस बाय एन। और डिप्रिसिएशन रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डी बाय सी माइनस एस। आओ देखते हैं क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। A piece of machinery costing 1 lakh is expected to have a useful life. So cost of the asset is 1 lakh. Useful life is 5 years and the scrap value S is given by 20,000. Find the annual depreciation charge using the linear depreciation method of depreciation. बहुत बढ़िया। तो कैसे निकालते हैं एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या होता है, D is equal to C minus S by N। तो क्या हो जाएगा इधर पे, 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है यहाँ पे 5। तो बेटा ऊपर कितना बचा, 1 लाख में से 20,000 गया, 80,000 बचता है। 80,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, ये 16,000। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, डी की वैल्यू आ गई 16,000। डी की वैल्यू कितनी आ गई 16,000। व्हाट इज डी, डी इज जस्ट द एनुअल डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन रेट पूछेगा कोई तो कैसे निकाल दोगे, डिप्रिसिएशन रेट अभी अभी हमने निकाला स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड से। तो क्या हो जाएगा, डेप्थ परसेंट इज इक्वल टू टोटल डिप्रिसिएशन, क्या करते हैं अपन यहाँ पे एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय सी माइनस एस। तो एनुअल डिप्रिसिएशन बाय सी माइनस एस, तो एनुअल डिप्रिसिएशन कितना आ रहा था 16,000 डिवाइडेड बाय सी माइनस एस, डिवाइडेड बाय सी माइनस एस। तो कितना हो जाएगा, 1 लाख माइनस 20,000। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इनटू क्या कर दोगे 100, क्योंकि परसेंट में आंसर देना है तो इनटू क्या कर दोगे 100। तो दिस विल बी 16,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इनटू 100। तो बेटा ये क्या हो गया, 1, 5 एंड 5 एंड 20%। तो डेप्थ परसेंट कितना आ गया यार, 20%। डेप्थ परसेंट कितना आ गया हमारा, 20%। तो बस इसी तरीके से आपको डेप्थ कैलकुलेट करना है, एनुअल डेप्थ कैलकुलेट करना है, और डिप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अभी अभी हमने फर्स्ट क्लास में बेसिक्स कवर कर लिए थे, जो आपको 11th क्लास के लग रहे थे। इधर पे कंपाउंडिंग समझी थी हमने, ठीक, कंपाउंडिंग के बहुत सारे फॉर्मुलेज देखे थे, डायनेमिक कंपाउंडिंग भी थी, और सारे टाइप के जो कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग। फिर हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी देख लिया। ठीक है, तो हमने पहले क्या देखा, सिंकिंग फंड देखा, उसके बाद सिंकिंग फंड के बाद बेटा अपन ने क्या पढ़ा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद बेटा अपन ने क्या पढ़ा, आपका परपेचुइटी, और क्या पढ़ा आपने, एनआरओआर, और क्या था भाई, सीएजीआर। अब बस एक ही चीज बची आपके पास, ये डेप्थ भी हमने कवर कर लिया है। फाइनेंशियल के इतने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अपने पास एक ही बचा है बस अब ईएमआई। तो ईएमआई को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आएगी आपकी संडे को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फाइनेंशियल में लगभग सारा कुछ हो चुका है, बस ईएमआई कवर करना बाकी है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर लो यार। 15 मार्क्स का आता है फाइनेंशियल, फिर से बहुत सीरियसली पढ़ लो, और जो भी डाउट्स हो मुझसे डिस्कस कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।